अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एक और एपिसोड के साथ और एक और प्यारी प्यारी सी शो में आपको कहते हैं हम खुश आमदीद। अब आज मुज़म्मिल अली खान और आयशा यूसुफ दोनों कुछ ऐसा विटनेस करके आए हैं कि परेशान हो गए थे और रोड पे और भी काफ़ी सारे लोग परेशान थे। लेकिन इस परेशानी को डिस्कस करने से पहले आयशा, रोज़ तो हम काम से पहले मिल लेते हैं तैयार होते हुए, आज हमारा मिलना नहीं हुआ, कैसी हैं आप? आज मिलना बिल्कुल नहीं हो। उसका रीज़न ये कि जब बारिश इतनी ज़्यादा हो ना, तो इस्लामाबाद ने आज पूरा मुझे एक चक्कर लगवाया अपना कि कहाँ पर बारिश हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी जमा है। और ये सिर्फ हम विटनेस नहीं करे, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग जो है ना वो भी विटनेस करें। लेकिन अगेन हर चीज़ को देखने का एक मुख्तलिफ ज़ाविया लाजमी होना चाहिए, जो जिसको आप ओन कर सके कि हाँ मैंने इस ज़ाविये से इसको देखने की कोशिश किया। तो मैंने आज पता है किस ज़ाविये से देखा, मैंने इस ज़ाविये से देखा है कि बारिश आती है, हम परेशान होते हैं, रुक भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो शायद हमें इसको एक ब्लिसफुल मोमेंट भी समझना चाहिए कि हमें रुकने का मौका दे देती है, इर्द गिर्द देखने का मौका दे देती है अपने साथियों को, अपने फेलो सिटीजन को, कि वो भी परेशानी में है तो एटलीस्ट किसी जगह पर तो हम साथ मौजूद हैं और हम इंजॉय ना भी कर रहे हो, थोड़ा परेशानी से गुजर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा वक्फा जिंदगी में जरूरी है। बिल्कुल, एक और अच्छी चीज़ है जो भी आपकी बात करते हुए मेरे ज़हन में, वो ये है कि जब आप एक प्रॉब्लम में, और वो प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है सबका, अकोमोडेट किया करें दूसरों को। अगर आप गाड़ी में सवार हैं, मोटरसाइकिल वाले भाई बहनों का ख्याल रखें, उनको रास्ता दें, जगह दें। आप थोड़े से पानी में चल सकते हैं, उनको पानी में ना धकेलें। और इसी के साथ आपको करते हैं अपडेट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर मूसलाधार बारिश अभी फिल वक्त जारी है। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश से नालई में फिर भरपूर तुगयानी देखी जा रही है अक्सर मकामात पे, और फिर कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं कि जहां पानी बाहर आने के बिल्कुल करीब आके खड़ा हुआ है। अब नशेबी इलाकों के अंदर जो मकीन है वो प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। वासा ने बजा दिए हैं अलार्म्स, और वासा के इन सायरन्स के साथ उन लोगों को कहा गया कि अपने इलाके जो डेंजरस इलाके हैं कि वहाँ से आप अपना दूरी इख्तियार जहाँ पे जो नशेबी इलाके हैं, जहाँ पर नाले मौजूद है, स्पेशली नाला लई के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हम हर रोज़ इसलिए याद कराते हैं क्योंकि हम ना बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। बतौर कौम हमारे ये मसाइल हैं, तो बार बार याद कराना, बार बार सोचते रहना इसके बारे में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ द थर्ड डे कि बारिश हो रही है, और इस वक्त भी अभी मुझे बाहर से, स्टूडियो के बाहर से बारिश की आवाज़ जो है ना वो आ रही है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और इस वक्त कई इलाकों के अंदर हो चुका है पानी जमा। आप कौन कौन से इलाके हैं कुछ बता देते हैं आपको। I-410 और सैदपुर में बारिश का पानी जो है वो घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है, जबकि इस्लामाबाद के नदी नाले जो हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। ये जो सुबह से बारिश का आगाज़ हुआ है, CDA की टीमें इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, जो अभी तक हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो मौजूद हैं और कोशिश कर रही हैं कि पानी को फिलहाल निकाला तो नहीं जा सकेगा डेफिनेटली, लेकिन मैनेज करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इस्लामाबाद में सैदपुर में सबसे ज़्यादा 90 मिलीमीटर अभी तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद H8 में 61, गोलड़ा में 55 और बोकरा में 65 मिलीमीटर अभी तक बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसके अलावा हमारे पास रावलपिंडी के जो इलाके हैं जिनमें शमशाबाद शामिल है, इसके अंदर 50 और चकलाला के अंदर 47 मिलीमीटर जो कि है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है फ़िलहाल तक। अब हमारे पास एनडीए में एक्सपर्ट हैं जो हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनका नाम है सैयदा सालिहा, और उनसे हम करेंगे डिस्कस ये आने वाले दिनों की प्रेडिक्शंस जो कि हमें बताया जा रहा है कि इस वीक में शायद वीक एंड तक चलेंगी। तो सालिहा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो बारिशें चल रही हैं इनकी इंटेंसिटी आने वाले दिनों में बढ़ेगी, प्रेडिक्शन क्या है? तेज तेज चलना तो शुरू नहीं कर देंगे? जी बिल्कुल, इस तरह है कि जैसे अभी ये जो मौजूदा स्पेल है जो मानसून की बारिशों का ही है, इसका सिलसिला इस वीक के एंड तक, जो कि संडे तक हम कंसिडर करते हैं, ये इसी तरह से सिलसिला बरकरार रहेगा। मगर 21 की तारीख को वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाएगी उसकी कंडीशन, और उसके बाद 24 तक बरकरार रहने के बाद फिर जो नेक्स्ट वीक होगा मंडे से, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस तरह रवा नहीं रहेगा ये सिलसिला। पहले भी मेंशन किया, हम एडवाइजरीज में भी, अलर्ट्स में भी मेंशन करते हैं, जो शुमाली इलाकात हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिस्तान, JKK और पोटोहा रीजन है, पंजाब के कुछ शुमाल मशरकी इलाके हैं उनमें, और कुछ सेंट्रल रीजन्स हैं उनमें, हमें वक्तन फवक्तन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा इस वीक के एंड तक। ठीक है। फ्लैश फ्लडिंग की सिचुएशन इलाकों में या नहीं? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा, इस तरह से है कि हम पहले भी वक्तन फवक्तन ये बहुत बार बताते रहे हैं, मुतला करते रहे हैं कि रिवराइन फ्लडिंग और वो कंडीशंस नहीं प्रिवेल करेंगी, लेकिन ये चूंकि लोकलाइज सिस्टम्स क्रिएट साथ साथ हो रहे हैं, उसकी वजह से जो लोकल नदी नाले हैं, लोकलाइज अर्बन फ्लडिंग है, फ्लैश फ्लडिंग है, लैंड स्लाइडिंग है, या और डेब्रिस फ्लो, उसका खतरा है शुमाली इलाका जात में, वो बरकरार ज़्यादा रहेगा लेकिन लोकलाइज्ड रहेगा। ठीक है।
ठीक है, सवालिया ये बता दीजिएगा, मुझे याद है कल ही हम डिस्कस कर रहे थे सैलाबी सूरत हाल के बारे में कि अल्लाह का शुक्र है लास्ट ईयर की तरह हमें वैसी सूरत हाल नहीं देखनी पड़ी, लेकिन आज ही बारिश हो गई है और अच्छी खासी बारिश हो रही है और आगे आने वाले दिनों में भी होगी। खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल का सामना तो नहीं करना पड़ सकता हमें जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। जिस तरह मैंने कबल जिक्र किया इस बात का कि सैलाबी हाल कंसिडरिंग के जो लोकलाइज्ड है उस खास इलाके में, वहाँ पे तो प्रिवेल कर सकता है। जिस तरह आज ही इवैक्यूएशन का और अलर्ट लेवल जारी हुआ था यहाँ पे भी, और वो जिस तरह आपने मेंशन किया पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी हाई अलर्ट पे है, तो इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में तो सूरत हाल एग्जिस्ट करेगी, बट मेजर कंसिडरिंग रिवराइन फ्लड और उस तरह के हम फोर्सिंग नहीं कर रहे हैं उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सालिहा, आपने 2 दफ़ा हमें बताया कि सैलाबी सूरत हाल जो है ना वो लोकलाइज्ड जो फिनोमेना है उसकी वजह से हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदा सालिहा हमारे साथ मौजूद थी, NDMA एक्सपर्ट, और वो बता रही थी कि मंडे तक सिचुएशन जो है वो ऐसी ही रहेगी और मंडे ऑनवर्ड्स जो है ना बारिशें कम होना शुरू हो जाएंगी। तो जो सिलसिला शुरू हुआ था ना वो मुझे याद है पहले दिन मेरे जज्बात से जब बारिश आई कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो भी अजाब आए। अब ये बन चुकी है कि रेन रेन गो अवे कम बैक अनदर डे, किसी और दिन वापस आना। बहरहाल इस वक्त ये सिचुएशन है, लेकिन जिसकी वापसी का इंतजार था ना बहुत ज्यादा लोगों को, उनकी वापसी हुई है कल, और वापसी कह ले हुई है या होने वाली है या फिर उसकी आमद की आवाज़ें जो हैं, ख़बरें जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। बात करें बानी PTI की, सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को अगली समात तक शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। ना ये बहुत बड़ी खबर थी तमाम PTI सपोर्टर्स के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि उनके लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और उनको सख्त सिक्योरिटी के अंदर अस्पताल भी मुंतकिल किया जाए। साथ ही साथ ये हिदायत की है कि अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहनी चाहिए, और अमन अमान की सूरत हाल राइटली सो, बिकॉज अदालत ने बानी PTI के तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स आइंदा समात से कबल जमा कराने की भी हिदायत दी हैं, और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि जो कि मुझे राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो बयान आया वो थोड़ा सा मुझे सेंसिबल लगा, कि उन्होंने कहा कि आप अगर ये पहले कर लेते बजाय सिट इन्स के और इतने शोर मचाने के, अगर पहले ही आप अदालत को अप्रोच कर लेते तो शायद आपको पहले ही इस तरह से, बट जिस तरह से हम कहते हैं आर यू श्योर दो, बट लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट हियर, तो आपको ये पहले ही मिल जाता फैसिलिटेशन जो कि इस वक्त आपको मिल रहा है। इसी के साथ इट्स अ नाइस आर्गुमेंट, दलील बहुत अच्छी जो है ना वो उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है PTI के अपने लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं और उनके क्या जज्बात हैं, ये ज़रा जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट तज्जिया भी लेंगे। हमारे साथ एक सीनियर एनालिस्ट भी मौजूद होंगी। हमारे साथ इस वक्त नईम हैदर पंचोदा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनकी तरफ ज़रा चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म अब सामने जो आया है, ये जो बुनियादी मुतालबा बार बार किया जा रहा था PTI की तरफ से, आप समझते हैं कि उसकी तकमील हो गई है इस फैसले के बाद? हमारा यही था कि उन्हें शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली की और जाती मालिक की निगरानी में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। तो वो अदालत ने जो है वो मंजूर करते हुए अहकाम दे दिए हैं, लेकिन हुकूमत जो आगे से ये क्यों इनकार कर रही है? आजम नजीर तारड़ साहब जनाब बात कर रहे हैं जी कि देखें जी ये हो गया वो हो गया, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। तो नवाज शरीफ का सरकारी हॉस्पिटल में लंदन में इलाज हो रहा था। अदालत को खुद चाहिए कि इंटरवीन करते तो अदालत की कार्रवाई करें और इनके जो बयानात हैं उसको रद्द करते हुए एग्जीक्यूशन कराएं अपने अहकाम। 3 मेंबर बेंच का फैसला आपका की जो गर्म जोशी है ना वो हमने ईद के शो पे भी होस्ट किया था, तो महसूस हुई थी हमें। अदालत ने ये जो फैसला दिया है, जो बोर्ड तश्कील किया, तवक्कुआत PTI की थोड़ी सी बताइएगा कि क्या है? देखिए, जो हमने बोर्ड के अंदर इस्तदाक की थी कि फैमिली हो, तो एक डॉक्टर हैं, उनकी बहन और उनके डॉक्टर फैसल जो हैं वो उनके जो हैं मौलिज हैं जाती, तो उनका होना हमें सर्टिफाई करेगा और रेटिना के स्पेशलिस्ट जो हैं वो होंगे इस बोर्ड के अंदर। तो ये हमारे लिए तसल्ली बख्श है, और उसके बाद जो रिपोर्टें हैं वो तमाम जमा हो जाएंगी, तमाम टेस्ट होंगे, तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत में जमा कराया जाएगा। बहने फैमिली और अदालत में अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हुकूमत अभी भी ये चाह रही है, हुकूमती रहनुमा अभी भी ये चाह रहे हैं कि किसी सरकारी अस्पताल के अंदर जो है ना उनका चेकअप होना चाहिए या इलाज होना चाहिए। आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अदालती हुक्म पर अगर अमल दरामद होता है, यानी कि बानी PTI को अगर शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके बाद हम हुकूमत से बातचीत कर सकते हैं, या जो सिलसिला है जो थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है वो आगे बढ़ेगा। तो हम ये समझे कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद नई बुनियाद बन गया है या शर्त बन गया है अब मुज़ाकरात के लिए? देखिए, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो ये मौजूदा जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी से अगर बात होगी तो किसी नुक्ते, असूल, कानून, कायदे के मुताबिक होगी।
ये नहीं हो सकता कि हम अपने नजरिए से पीछे हट के कोई गुफ्तगू करें। तो बहरहाल इस हवाले से ये कह देना जी कि बिल्कुल जो है वो डील हो गई है जी, फलां हो गया, ये तमाम तर बातें गलत हैं। इमरान खान ना डील मांगते हैं, ना डील की उन्होंने कभी कहा है। जब फैमिली को ये तमाम तर उनकी सेहत के हवाले से और रिपोर्ट जब हुई उसके हवाले से और उससे पहले जो खबरें आई और फिर मुलाकात भी सलमान सफदर की, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने फैमिली ने रजू किया, खान साहब ने रजू नहीं किया। फैमिली ने कहा कि ये होना चाहिए, उनको शिफ्ट होना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनका जाती मॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूरी कौम ये तशवीश रखती है। और सेहत के लिए अगर वो पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डील तो ये होती है स्टाम तो बाहर भाग जाओ। इमरान खान कहें कि मैं कभी बोलूंगा नहीं, कभी बात नहीं करूंगा। खान इन्होंने कहा कि मुलाकात को मिसयूज है, पहले इलाज करा लीजिए। तो उस पर जो है फैमिली ने या वकला ने हमने कहा है कि ठीक है हम थोड़ा सा ना पीटीआई की तरफ से बिल्कुल थोड़ा सा तो नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट जारी बात है, बहुत लाउडली एक्सप्रेस किया जाता है पीटीआई की तरफ से पब्लिक स्टेजेस पे भी और आपके अल्फाज में भी वो चीज़ जी। और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है अगर इसको हम देखें तो वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी साहब का कहना है कि बानी पीटीआई की जो सेहत है उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की थी, हुकूमत की है और हुकूमत की रहेगी। आप इस बात से एग्री करते हैं, एतमाद करते हैं, पीटीआई इस बात पे एतमाद करती है? हुकूमत ने ही पहले गफलत की है, आंख को नुकसान पहुंचाया या बाकी चीजें हुई, आपकी गफलत, आप जिम्मेदार हैं, तो आप पे किसी को ट्रस्ट नहीं है। आप पे ट्रस्ट होता तो हम कहते सरकारी हॉस्पिटल में उनको इलाज कराया जाए। हम कहते हैं उनके जो मर्जी का हॉस्पिटल है उनकी फैमिली वहां पर मौजूद है, उनके जाती नॉलेज हो, तब हमें जो है वो अच्छा ये इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी तसल्ली की बात भी होगी ना पीटीआई के लीडर्स के लिए, पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए। इवन बानी पीटीआई के जो बेटे हैं वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे थे, एक्टिव हुए हुए थे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इंटरव्यूज़ कर रहे थे। और ये भी कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी मुजम्मिल के खुदा न खास्ता बानी पीटीआई की सेहत को कुछ हो गया है या वो खुदा न खास्ता हमें मौजूद नहीं रहे, लेकिन अब वो सामने आ जाएंगे हॉस्पिटल में तो फिर पता भी चल जाएगा ना, सच सामने आ जाएगा। ये बताइएगा कि 27 सितंबर की जो कॉल दी गई थी नईम साहब पीटीआई की तरफ से, उसकी बुनियाद ये थी कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक पता चलना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो हम क्या समझे 27 सितंबर की वो कॉल अभी भी बरकरार है या फिर खत्म? 27 सितंबर की कॉल जो इंटैक्ट है। सिंध भी जा रहे हैं सोहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, पंजाब भी आ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि भरपूर मोबिलाइजेशन जो है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से होगी। इसको ये कहना कि जो हमारा मुतालबे हैं वो पूरे हो गए, खान की रिहाई तो नहीं हुई। एक मुतालबा पूरा हुआ, एक मुतालबा रहता है खान की रिहाई, तमाम कैदियों की रिहाई, जमहूरियत हो, आइन कानून की बालादस्ती हो, तमाम कैदी रिहा हों, 26 नवंबर 9 मई पे कमीशन बने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो वो मुतालबा अभी पेंडिंग है। खान की रिहाई होगी तो बाकी सारी चीजें हम उसके बाद करेंगे, लेकिन पहला मुतालबा ये था कि शिफ्ट मुलाकात वो हुई। अब दूसरा मुतालबा खान के केसेस लगाओ, अदालत के जरिए रिहाई। पॉइंट टेकन पंजोता साहब, बिल्कुल हुकूमत, जिस तरह आपने कहा पहले भी हुकूमत की गफलत थी, आपका मौक़िफ़ है, पीटीआई का मौक़िफ़ है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि एयर में थोड़ा सा एतमाद आ रहा है, बिकॉज जिस तरह से इजाजत दी गई है, जिस तरह से इलाज के लिए ले जाने का कहा गया, देन अगेन आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नजर आता है, आर यू श्योर? आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन पंजोता साहब ने जो बात की है कि सुप्रीम ये जो बानी पीटीआई की रिहाई है वो भी इनके मुतालबे में शामिल है, वो तो अदालत ने फैसला करना है, वो गवर्नमेंट ने तो फैसला नहीं करना ना ऑफिशियली, जो हमें पता चलता है। लेकिन बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमने कहा था आपको कि इंडिपेंडेंट एनालिसिस जो है वो भी ज़रा लेंगे इस सारे मामले के ऊपर, तो आसमा शिराजी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, आप सब जिनको जानते हैं। आसमा साहिबा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है पीटीआई के लिए, और क्या हम देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ मुश्किलात पीटीआई की मज़ीद कम हो सकती हैं, थोड़ी स्पेस बन सकती है उनके लिए पॉलिटिकली? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और पीटीआई के दो मुतालबे थे, इसमें एक इमरान खान साहब तक रसाई और दूसरा उनके मुकदमात जो हैं वो सुनने के हवाले से था। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को ना सिर्फ अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट करने के हवाले से, मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से, उनके जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात उन्होंने मालूम कर ली है, उनको मंगवा लिया है और अगली पेशी तक जो है वो हुकूमत को रिपोर्ट भी करना है उनके मेडिकल इश्यूज़ के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ा रिलीफ है, जिसकी शायद एक्सपेक्टेशन ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इतनी नहीं थी, लेकिन अब ये एक रिलीफ मिला है। जिसके बाद कल ही आपने देखा कि एक बड़ी पेशरफ्त ये भी हुई कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने
उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और ये ऐलान किया कि हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करेगी, इसको नज़रसानी के लिए एक मरतबा फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। इस दौरान मिनोएन ये भी कहा गया कि जो भी फैसला हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि फैसले के फ़ौरन बाद राना सनाउल्लाह थे या दीगर जो भी अहम लोग थे वो इसके ऊपर अमल दरामद की बात कर रहे थे इस फैसले की, लेकिन जैसे ही रात हुई और हुकूमत को एहसास हुआ कि ये एक बड़ा फैसला बानी जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब है, उनके हक़ में आ गया है, तो उन्होंने इसमें इस बात का ऐलान किया कि वो इसको चैलेंज। जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना है, मेरिट पे है, तो मेरिट पे है। रेटिना स्पेशलिस्ट पहले कह रहे थे कि जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ पे नहीं है, जिस प्रॉब्लम को एड्रेस होना चाहिए वो नहीं हो रही। अब जिस वक्त ये आ गया है फैसला, इस फैसले के साथ जो बयान आया राना सनाउल्लाह साहब का कि पहले ही मिल जाती अगर आप कोर्ट चले जाते, एक तो एक्सेप्टेंस का तासुर भी मिल रहा है कि गलती हुई है, दूसरी तरफ हमें यह भी बताया जा रहा है कि पहले ही कोर्ट चले जाते। आवाज़ तो काफ़ी देर से उठा रही थी पीटीआई, तो क्यों आप इत्तेफाक करती हैं इस बयान से जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया? बिल्कुल, ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो फ़ैसले के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिकल लीडर के तौर पर या पॉलिटिकल रहनुमा के तौर पर उनका ये रद्द-ए-अमल था और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके इस फ़ैसले को ना सिर्फ अदालत के फ़ैसले को सराहा, बल्कि ये भी कहा कि इससे पहले जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट आया जाता पीटीआई की जानिब से तो शायद मामलात पहले हाथ में होते और पहले ही उनको फैसला मिल जाता। लेकिन ये उनकी ज़ाती ओपिनियन थी, उनकी ज़ाती राय थी या कि हुकूमत की थी, तो हुकूमत की राय क़तई तौर पर नहीं थी, जो कि बाद में फ़ैसला भी हो गया और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस फैसले को चैलेंज करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट वापस जाने का भी और इस फैसले पर नज़रसानी का भी फैसला किया। तो लगता है ऐसे है कि हुकूमत के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसके अंदर मौजूद है और सरेदस्त हुकूमत को ये समझ में नहीं आया कि ये फ़ैसला जो है वो उनको नुकसान पहुँचा रहा है या पोलिटिकली उनको नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन जो ही उनको एहसास हुआ तो उन्होंने इस फैसले को दोबारा ये बहुत अच्छी आपने बात की आसमा साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब के बयान की कि बहुत ही मैच्योर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था। अब हमें क्या मैच्योर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी इस फैसले के बाद? हुकूमत और पीटीआई की तरफ से क्या कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा, डायलॉग हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है कि एक सीबीएम तो सामने आ चुका है और इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीएमएलएन के बीच में बातचीत जो है वो मुतवक्के हो सकती है। आपको याद होगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी एक ख़त लिखा था जिसके जवाब में अब उनकी मुलाकात जो है वो होनी है, ड्यू है हुकूमत के साथ, और वो मुलाकात जो है वो इसी हफ्ते में मुतवक्के है कि वो किसी दिन महमूद खान अचकज़ई साहब की और वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ भी महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात जो है वो ड्यू है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि अहम मुलाकातें होने जा रही हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, और ये आगे जाके किसी न किसी मुज़ाकरे मुकालमे या जो गुफ्तगू है उसका रास्ता ये खोल सकती हैं। बुनियादी जो CBMs थे या जो यकीन दहानियाँ थी, मेरे ख्याल में वो काफ़ी पीस एंड सैनिटी प्रिवेल्स, जिस तरह आपने कहा कि आगे जाके किसी न किसी मौके पे बेहतर खबर आने का भी इम्कान है। आयशा, आपको लगता है कि हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में हैं उस एटमॉस्फेयर में जो ज़रूरी चीज़ थी वो कर ली गई है? थैंक यू सो मच आसमा साहिबा। मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत का अमल रुकना नहीं चाहिए, जो बानी पीटीआई साहब खुद भी कहा करते थे कि बातचीत जंगे भी हो जाए ना तो एट द एंड आपको टेबल पर बैठना पड़ता है, लेकिन फिर उन्हीं की तरफ से हम देखते थे कि वो बातचीत से इनकार कर देते कि मैं इनके साथ बैठूंगा। अब बैठना पड़ रहा है, लेट्स सी कि इसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है। अदरवाइज अगर आप इंडिपेंडेंटली हुकूमत को फैसले करने दें, ऑपोजिशन मौजूद ना हो, एक मौसर ऑपोजिशन, तो फिर इस तरह के फैसले आते हैं जो पाकिस्तानी आवाम को महसूस करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की सूरत में अभी आपको थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं कि डीजल 5 रुपये 27 पैसे और पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। हुकूमत ने आज के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया। अब 1 लीटर पेट्रोल जो है उसकी कीमत हो चुकी है 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत जो है वो हो चुकी है 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर। आयशा, मुझे ना ये है कि एक तरफ जलसे चल रहे हैं, एक तरफ सिट-इन्स चल रहे हैं हमारे पास, और दूसरी तरफ इसी के अगेंस्ट हमारे पास सिट-इन्स चल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास कीमतें फिर बढ़ा दी गई हैं। 2 रोज़ के अंदर जो है तकरीबन 11 रुपये डीजल की प्राइस ऊपर चली गई और पेट्रोल की 9 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर महंगी हो चुकी है कीमत पिछले 2 रोज़ में। इसके साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, सेगमेंट्स और भी लाइंड अप हैं, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक व्यूअर्स। और जिस तरह से आयशा यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और रोबोट्स के फैंसी जो हम लोग न्यूज़ के पीसेस आपको देते हैं कि दो रोबोट्स के बीच में शादी हो रही है और दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहे हैं, और आयशा कहती है कि ह्यूमन एस्पेक्ट ज़िंदा रहना चाहिए, ये ना हो कि इंसान ख़त्म हो जाए और कोई नई स्पीसीज़ जो इंसानों और टेक्नोलॉजी का एक मिक्स हो वो हमारी जगह ले ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में करने लगे ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी जो सोर्स है लाइफ का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम करने वाले डेटा सेंटर्स बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अब एक सवाल है कि जिस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हम लोग जो 1 सेकंड में या 1.5 सेकंड में एक क्वेश्चन या क्वेरी भेजते हैं और वो उसका जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वापस हम तक भेजती है बराह रास्त उसी वक्त, उसके अंदर कितना रिसोर्स है जो इस्तेमाल होता है। सीमिंगली ऑन द सरफेस ये बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन बैक एंड पे उसकी प्रोसेसिंग के अंदर डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अंदर जो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं उन प्रोसेसर्स के अंदर जो मेटल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी माइनिंग के अंदर जो पानी और माहौलियाती प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, लिथियम, कोबाल्ट, उसके अंदर आपके पास कॉपर आ जाता है, आपके पास चांदी, सिल्वर आ जाती है। ये तमाम माइनिंग प्रोसेसेस मिल के वो मादनियात लेके आते हैं जिससे ये टेक्नोलॉजी बनती है। सबसे पहली बुनियाद ये होती है एसेंस ऑफ लाइफ वाटर। अगर वाटर कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो कि शुरू हो जाए पानी की, स्पेशली जो हमारे लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, इंसानों की ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको डिस्कस किया जाए और इसका कोई ना कोई हल निकालने की बात की जाए। और पाकिस्तान के लेवल पे हमेशा ये बात करती हूँ कि भाई यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी है या नहीं इस बात की, हमारी तरजीहात के अंदर ये शामिल है या नहीं, क्योंकि हम चल पड़ते हैं कि वेस्ट की तरफ तरक्की हो रही है तो वेस्ट के पीछे पीछे चलते जाना है, लेकिन वेस्ट में रियलाइजेशन होती है और जब तक उनको रियलाइजेशन होती है तब तक हम उस लेवल पर पहुँचते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया हुआ होता है। तो हमारे मसाइल जो है ना बड़े मुख्तलिफ है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये पानी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या दुनिया के अंदर अब इसके ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि इलॉन मस्क जो है ना वो 1 मिलियन सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि वाटर कंजप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वाटर शॉर्टेज ना हो तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, AI एक्सपर्ट हैं, खुर्रम गौरी साहब। ज़रा उनकी तरफ चलते हैं अपने ये सारे सवालात, अपने खदशात, अपना स्केप्टिसिज्म लेकर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो ये बताइएगा, ये जो हम कहते हैं कि जब आप AI से कोई सवाल करते हैं तो वो 1 गिलास पानी पी जाता है, तो पानी हमें पता है वो खुद तो नहीं पीता होगा, ये कंजम्पशन होती किस तरह से है इसकी, और रोज़ाना की बुनियाद पर कितना पानी इसके अंदर सर्फ हो रहा है? अच्छा देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम एक थोड़ा सा फिनोमेना समझते हैं कि ये AI सिस्टम वर्क कैसे करते हैं और ये पूरा टेक्नोलॉजी स्टेक है क्या चीज़ और किस तरह से वर्क कर रहा है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आप बात करते हैं कि जी हाइपर स्केलर्स हैं, हमारे पास AI लैब्स हैं, फिर हम इसको इस तरह से समझें कि एक यूज़र है, जब यूज़र एक कोई भी क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चंस को हमारा सिस्टम या AI स्टैक किस तरह से वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। जब हम एक देते हैं तो हम जब से एक वर्ड सुना होगा टोकन की जी चीज़ है, तो आपका जो एक क्यूरी होती है उसको टोकनाइज कर देता है और आप ये कहते हैं 3 to 4 वर्ड्स आप उसको कहें लेटर्स को एक टोकन बना देता है। अब जब हम ये देखें कि पूरा स्टेक क्या है कि हमारे पास कंप्यूट सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास मॉडल्स हैं, हमारे पास हमारी कंप्यूट पूरी की पूरी लेयर आ जाती है और नीचे फिर हम कहते हैं कि पावर की लेयर है। अच्छा, अब क्योंकि पहले हम बात करते थे CPUs की, और अगर मैं शुरू बैक पैंड पे जाऊं तो हम देखेंगे कि ग्राफिक कार्ड्स होते थे तो उसमें आपके पास फैन लगे हुए होते थे और उसको कूल करते थे। अब जब हम उसको जब क्यूरी देते हैं तो उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है और मल्टीपल GPUs प्रोसेसर्स इतनी फास्ट अनइमेजिनेबल स्पीड के साथ उसको मैनेज करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं। लेकिन हमें AI क्या करके दे रहा है? AI हमें जिस तरह गूगल में हम सर्च करते हैं तो हमें वो डेटा उठाकर दे देता है, ठीक है, बट जब हम AI को देते हैं तो वो इन्फ्रेंस करता है, उससे निकालता है कि क्या मतलब है और किस तरह से काम कर रहा है, वो बेस्ट आपके मुताबिक कस्टमाइज करके देता है। तो हर एक को जब मल्टीपल प्रोसेसर्स जब उसको प्रोसेस करते हैं तो उसको प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, और जब पावर चाहिए तो इट्स मीन्स कि अगर हम 1 वॉट की बात करें तो उर्दू में को हरारत, ठीक है, वॉट उसको जब चाहिए, एक 1 वॉट भी वो एक समझें कि हीट पैदा कर रही है। और जब आपके मल्टीपल GPUs और मिलियंस ऑफ जब उसमें मल्टीपल डेटा सेंटर के अंदर जब के रैक्स लगे हुए आपस में इंटीग्रेट होकर और अनइमेजिनेबल स्पीड के साथ करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट प्रोड्यूस को कम करने के लिए
आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए। अच्छा, कंसीडर मी आज 6 years old, ठीक है, क्योंकि इस मामले में हम बिल्कुल ही जो है ना आपके सामने 6 years old है, तो मेरे सवालों के साथ प्लीज़ बेयर विद इट कि मैं किस तरह के सवाल करूं। हमारे पास समंदर मौजूद है, दरिया मौजूद है, या इस समंदर की बात कर ले, हम उन समंदरों का पानी क्या इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा, मैं इसकी तरफ आता हूँ। जी। तो जब वो कूलिंग को करने के लिए तो हमें उसको जितना आपका जितनी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होगी, जितना सवाल होगा, इतने ज़्यादा आपको पावर चाहिए होगी, और उसी हिसाब से आपका जो है कंजम्पशन होगी। जैसे आपने कहा ना कि वो हाफ ग्लास, एक क्यूरी जो है वो हाफ ग्लास पानी ले लेती है, तो वो खुद पी नहीं रही है, बेसिकली वो कूल कर रही है उसको। अब वो कूलिंग के लिए अब ये नहीं कह सकते कि जी आपका हाफ ग्लास वाटर ही होगा। आप एक जिस तरह OpenAI ने भी दिया और गूगल ने भी दिया कि 0.26 जो है वो मिलीलीटर वाटर आपकी एक स्मॉल क्यूरी जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं वाटर को, उसको कूल करने के लिए। अच्छा, अब जो आपने दूसरा सवाल की बात की कि किस तरीके से आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो दुनिया उस पर काम कर रही है। रिसाइकिल वाटर पे भी काम हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले हम एयर कूलिंग एयर की बात करते थे, एयर के थ्रो करने के लिए। एयर कम करती है, वाटर जल्दी वो करता है, कूल करता है, तो उसके लिए फिर हम दूसरी टेक्नोलॉजीज़ पे आ गए। जैसे अभी आप करिए डायरेक्ट चिप के ऊपर जो है आपने कूलिंग सिस्टम लगा दिया है, तो अब ये टेक्नोलॉजी कर रही है, और आगे फ्यूचर में ये इमर्सिव क्या कहते हैं कूलिंग, जिसमें क्या कर रहे हैं कि आप समझें कि उस लिक्विड के अंदर पूरा का पूरा आपने CPU डाल दिया, सिस्टम डाल दिया। अच्छा, एंड नाउ दिस इज द वर्किंग इज तो डिफरेंट वे हैं जिसकी मदद से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा जरा इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ लेके जाएं और फिर मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊँगा, क्योंकि व्यूअर्स इस्लामाबाद के अंदर भी डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, और ये जो पानी इनको ठंडा करके निकलता है, ये पानी पोल्यूटेड होता है, ये काबिल नहीं होता। अच्छी खबर नहीं सुनानी है मैं नहीं, क्योंकि यहाँ से मिलेगी हमें डायरेक्शन। तो मुझे थोड़ा सा ये गाइड करते चले, लेटेंट हीट कैपेसिटी होती है किसी भी मीडियम की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। पानी से बहुत बेहतर हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो हीट एब्जॉर्प्शन में बेहतर हैं। तो हम क्यों पानी को ही ज़मीन में से निकाल के जो पीने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है, फसलों में डालने वाला है, उसको हम क्यों पोल्यूट कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, अब दुनिया जो है, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी EIA है, उसने भी इस बात पे कहा है कि जी उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए और दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ किया जाए। अब कुछ जगहों पर आपका सोलर और विंड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, अब इसको देखें, आपको एनर्जी की तो ज़रूरत है। अब एनर्जी आप वाटर से बना रहे हैं या आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ले रहे हैं, लेकिन वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। लेकिन उसको टर्न कैसे किया गया है, उसको जैसे मैंने कहा डायरेक्ट टू चिप टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप कूलिंग टेक्नोलॉजी के तरफ गए, और ये इस वक्त तमाम NVIDIA के उसमें चल रही है और यूज़ हो रही है। अब नेक्स्ट जो है इमर्सिव की आगे डेवलपमेंट में, क्या हम लोग एनवायरनमेंट को सेकेंडरी प्रायोरिटी पे डील कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल जो हमारा एडवांसमेंट है उसको हमने प्राइमरी प्रायोरिटी बनाया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर ये थोड़ा सा, अभी जिस तरह से गूगल ने आई थिंक के मैक्सिको में या कहीं और अपना डेटा सेंटर किया था, तो वहाँ पे एक वेव चली और उनको प्रोटेस्ट हुआ कि जी ये क्यों हो रहा है और इस तरह से कैसे होना चाहिए। उसके अल्टरनेटिव वे निकले। जब अल्टरनेटिव वे निकले तो पता चला हम और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। लेकिन आज हम पहले बात कर रहे थे मेगावाट की, अब गीगावाट की, और आप जाके टेरावाट की बात करेंगे। अब इतनी एनर्जी आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, जैसे हम कहें ना कि यार हमने ज़राअत करनी है और पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम तो करेंगे, वो तो ज़राअत भी करनी है, उसको भी आगे बढ़ाना है। देखिए, हम इंसान जो है ना, उसको ये भी तो सोचना चाहिए, तरक्की बहुत ज़रूरी है। साइंस के अंदर हो, हमारी फिजिक्स के अंदर हो, केमिस्ट्री, हर फील्ड के अंदर तरक्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तरक्की की कीमत जो है वो हम क्या अदा कर रहे हैं, उसके आप ऑल्टरनेट्स निकालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो आप एक डैमेज कर चुके हैं उसका जवाब देना, हमने हर चीज़ को कमोडिफाई कर दिया है। दिस इज़ माय पॉइंट कि हमें हर चीज़ को कमोडिफाई नहीं करना चाहिए। बट थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमें ज़रा समझाया कि किस तरह से मज़ीद ऑल्टरनेट वेज निकाले जा रहे हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते, देखिए दोनों की ज़रूरत है, हमें भी पानी की भी ज़रूरत है, हमें बिजली की भी ज़रूरत है, और हमें AI कंप्यूट की भी ज़रूरत है कि हम अपनी सॉवरेन क्लाउड, जिस तरह गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पे अभी फोकस हो रही है कि हमारा अपना सॉवरेन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर हम सेगमेंट प्लान कर लें, बिकॉज ये बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है और इसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। तो ये खुरम गौई साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले एक ब्रेक की तरफ जाएँ, एक खबर आपको दे देते हैं कि जो AI है, देखिए मैं थोड़ी स्केप्टिकल हूँ, चाहे खुरम साहब या बैठे हुए हो या मुजम्मिल साहब या बैठे हो, मेरा स्केप्टिसिज्म बरकरार रहता है AI के बारे में। कर क्या रही है इस तरह की खबरों की वजह से कि AI कंपनीज जो है ना, वो दुनिया की नायाब
बुक्स को लेकर आ रही हैं, हैंड रिटन उनको लेकर आ रही हैं, उनको फीड कर रही हैं अपने एआई के अंदर और उन तमाम किताबों को कर रही हैं ज़ाया कि वो दोबारा किसी इंसान के हाथों के अंदर ना आ सकें। तो एक तरह से ना वो एक गलबा जो करने की कोशिश की जा रही है ना, अब हमारे चाहे वाटर रिसोर्सेज हों, सॉरी टू से वाटर रिसोर्सेज हों या फिर हमारी आर्ट्स हो या फिर हमारा लिटरेचर हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर सोचा जाए और आवाज़ उठाते रहना भी बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से जो तमाम लोग हैं ना वो या तमाम कंपनीज अपनी अकाउंटेबिलिटी करती हैं। एक ब्रेक की तरह, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हमने 1-1 से बराबर कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है आज से, और क्रिकेट शायकीन जो हैं, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, उनकी नज़रें लीड्स पर लगी हुई हैं कि भाई कैसा मुकाबला होने वाला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टेस्ट का सबसे पहले तो ये है कि बाबर आजम मौजूद नहीं है प्लेइंग 11 के अंदर। वाई? बिकॉज उनकी इंजरी की वजह से वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह सलमान आगा जो हैं वो क़यादत कर रहे हैं टीम की। तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वहाँ की कंडीशन कैसी होंगी और क्या हमारा टीम कॉम्बिनेशन इंग्लैंड की कंडीशंस के मुताबिक ठीक है या नहीं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब, और उनसे करेंगे हम इस बारे में बात। लेकिन सबसे पहले जो मैं जिस चीज़ के बारे में टेंस टू थोड़ा सा वो ये है कि राइट हैंड की इंजरी रिपोर्ट की जा रही है जो उनको प्रैक्टिस सेशन में लगी है। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, सर कैसे हैं आप एंड गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा, राइट हैंड की इंजरी बाबर आजम की रिपोर्ट हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि जायज़ा लिया जा रहा है और फिर वो अगले मैच में आ भी सकते हैं। आपको ख़तरनाक लग रही है खबर, क्योंकि बैटिंग इम्पैक्ट हो सकती है, राइट हैंड है उनका, इंजर्ड है। अल्लाह ना करे। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट की ओवरऑल पोजीशन आप देखें तो उसमें किसी की भी इंजरी कोई इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कोई वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि इशू ये आता है कि आपकी रैंकिंग की तरह आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आप नंबर 10 पोजीशन पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में स्टैंड कर रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे इन लोगों की जो पास्ट 3 साल की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो इसलिए किसी की इंजरी होना, किसी का ड्रॉप होना, किसी का टीम में आना कोई ऐसा मानी रखता नहीं है, क्योंकि अगर तो आप कम्पीट ऊपर 4 टीमों में कर रहे हो और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए जा रहे हैं ना। रऊफ साहब देखिए, हम थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक किस्म के लोग हैं, तो इसलिए हमारे सवाल भी ऑप्टिमिस्टिक ही होते हैं। बाबर अभी वापस आए हैं, तो बाबर को थोड़ा सा मौका देने की बात हो रही थी कि थोड़ा वक्त दिया जाए, उसके बाद जज कर लेंगे कैसी परफॉर्मेंस है एज कैप्टन उनकी, लेकिन वो फिर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज़ का दूसरा मैच तो जीत ही गए थे, तो आपको लगता है कि अब अगर बाबर नहीं होते हैं और सलमान आगा क़यादत करते हैं तो कोई फाइटिंग चांस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, फाइटिंग जो पाकिस्तान की टीम है वो अनप्रेडिक्टेबल टीम है, उसके बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या कर सकती है, क्योंकि डेफिनेट आपके पास बॉलिंग तो ऐसी है। जिस तरह अली उस्मान है जो नए यंगस्टर आए हैं, उन्होंने काफी डोमेस्टिक में लंबे अरसे से पिछले 5-7 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी प्लेस बनाई है। वेस्ट इंडीज में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। साजिद खान एक सीजनल ऑफ स्पिनर है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके अलावा आपके पास जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, क्या उनका नाम है, अपना जो अब्बास है, मोहम्मद अब्बास, वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में। एक ही पाकिस्तान के बॉलर है जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है और काउंटी क्रिकेट का लंबा एक्सपीरियंस है, वो कह रहे हैं। तो बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी है। इशू आपका बैटिंग का आ रहा है काफी लंबे अरसे से, क्योंकि उनकी आपकी बैटिंग जो आपके फॉरेन टूर्स हैं उनमें इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। आप देखें कि अब्दुल्ला शफीक को लास्ट 1-2 साल से इन्होंने ड्रॉप किया हुआ था, मगर उसके बाद जब जैसे ही उसको पाकिस्तान में छोड़ के गए थे, वहाँ पे 2 इंजरीज हुई, वहाँ पे उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया गया। अब वो सबसे प्रीमियर बैट्समैन आपका अब्दुल्ला शफीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है और परफॉर्मेंस भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो 11 में तो इसमें भी नहीं है अब्दुल्ला। रऊफ साहब, ये जो अभी पहला टेस्ट है इसके अंदर प्लेइंग 11 में है ही नहीं अब्दुल्ला शफीक, हालांकि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ। देखिए, उनको शान मसूद की जगह पे पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया था और शान मसूद जो है वो इंजर्ड हो गए थे। तो अब देखते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह बाहर किया जा सकता। शायद वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो जाएंगे। अगर बाबर आजम इस मैच में ना खेले तो उनकी जगह पे अब्दुल्ला शफीक ही खेल रहे होंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस, प्री मैच एनालिसिस हम इसको कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे और दुआ, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान जीत जाए, बेहतर फॉर्म करे। ठीक है, एक डिप आया, लेकिन डिप से फिर जो अगली मंजिल होती है वो ऊपर की तरफ ही होती है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस।
हम नेटवर्क का ड्रामा सीरियल जंजीरें, इसने जो ऑडियंसेस हैं जो इस वक्त टीवी को पर देख रही हैं इस ड्रामे को, उनको चेन करके रखा हुआ है हम नेटवर्क के साथ। इसके नाम की तरह जंजीरें डाली हुई हैं उनके हाथों पैरों के अंदर, क्योंकि आप एक लम्हा भी मिस नहीं कर सकते हैं इस ड्रामे का। और इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि इसकी 32 एपिसोड्स हो चुकी हैं इस वक्त हम नेटवर्क के ऊपर, और 3-4 एपिसोड्स ही बाकी हैं। और अभी तक गेस करें कितने व्यूज यूट्यूब पर हो चुके होंगे? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जिस तरह का ये ड्रामा है, मिलियंस वाली तो बात नहीं है, बहुत ऊपर की बात होगी। 1 बिलियन व्यूज YouTube यूट्यूब के Oh ऊपर my हो God. चुके हैं। बुध और जुमेरात को ये ड्रामा आता है। आज बुध है, तो अगली एपिसोड जो है वो आज ही आने वाली है। बट जस्ट इमेजिन जितनी मोहब्बत इस ड्रामे को मिल रही है। एमडी प्रोडक्शन का ये ड्रामा है, और इसके अंदर जो सज्जल ने किरदार अदा किया है, दानियाल जफर, और इसके अंदर कितने लोगों की जानें भी गई हैं, डेफिनेटली हम जानते हैं उसको। लेकिन वो किरदार ऐसे आपको जकड़ कर रखते हैं ना, ऐसे आपके दिल के अंदर घर कर लेते हैं कि अगर टीवी के ऊपर भी किसी की जान जाती है ना, तो आपको तकलीफ महसूस होती है। और वो रेजोनेट किया है ऑडियंसेस के साथ। इतनी टेंटलाइजिंग है। आपने अभी प्रोमो देखा, मुझे चिल्स आ रहे थे कि किस तरह की अब पाकिस्तान के अंदर से हम लोग होम ग्रोन प्रोडक्शन इस लेवल की निकाल रहे हैं। आई थिंक वी आर नाउ एट पार विद द इंडस्ट्री दैट्स आउट देयर, मे बी एक्सेल कर रहे हैं शायद हम इसको। अच्छा, इसके अंदर हमें जो कि है 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। एक, पाकिस्तान का ज़मींदारों का कल्चर नहीं रिप्रेजेंटेशन थी, बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रही है उस चीज़ की, उन हवेलियों की और उन कल्चर्स की कि जिनकी नहीं थी रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, आपकी कहानी को रिलेटेबल बना के लेके आता है ये उन मसाइल को कि जो मसाइल कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। टॉक्सिसिटी भी दिखा रहा है उस कल्चर की, ये बड़ा ज़रूरी है। जब दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपकी इज्जत की, तो ये ड्रामा भी भाई कमाल क्या ही चल रहा है इस वक्त। उसके अंदर एहसन खान हो, उर्वा हुसैन हो, सानिया सईद, सबकी अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। एंड देन इस ड्रामे की अच्छी बात पता है मुझे मुजम्मिल क्या लगती है कि स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, लेकिन अदाकारी के जरिए और छोटी सी जो डिटेल्स होती है ना, उनके जरिए, इंट्रिकेट डिटेल्स के जरिए इतना इसको रिलेटेबल बनाया गया है। छोटी स्टोरीज होती हैं, वो छोटी स्टोरीज ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सिंपल स्टोरीज, क्योंकि आप में उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं। हमने अपने आसपास होती देखी हैं वो कहानियाँ। ओह यस, इसीलिए तो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो एमडी प्रोडक्शन और नीना काशिफ इसकी मुश्तरका प्रोड्यूसर हैं और सैफी हसन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों ड्रामास के ऊपर ज़रा आप जानते हैं कि हमारे साथ क्रिटिक भी मौजूद होती हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि किरदार कैसा प्ले कर रहा है अपने किरदार को। माविश इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे नफ्सियात भी हैं, एट द सेम टाइम क्रिटिक भी हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कौन सा वाला ड्रामा ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, अगर मैं उनको मुश्किल में डालूँ तो। अस्सलाम वालेकुम माविश, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आयशा मुजम्मिल, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन। जंजीरें और आपकी इज्जत, चूज़ करना पड़े, किसको चूज़ करेंगे? आई कुड नॉट चूज़, मैं बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज जंजीरें इतने हफ्तों से हमारे साथ है और हम बहुत अरसे से उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। उनकी केमिस्ट्री, जो लीड पेयर्स हैं सजल अली और दानियाल जफ़र, तो उसकी एक अपनी जगह मौजूद है मेरे दिल में और आपकी इज़्ज़त की अपनी एक, आई थिंक सोचा जाए तो ये आपकी इज़्ज़त दिमाग के पुर्जों को हिलाता है और जंजीरें दिल के तारों को छेड़ता है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट बॉटम लाइन वुड बी। इट्स सो स्पेशल। जंजीरें में क्या बात आपको इतनी खास लगी जो इसको इतना स्पेशल बनाती है, या ऑडियंस ने इतना पसंद किया इसको? आई थिंक सबसे टॉप पे तो सजल अली और दानियाल जफर की जो केमिस्ट्री है, सरबुलंद और रबिया की, जो जब से वो उनको पानी की टंकी से बाहर निकालते हैं उसके बाद से जो ड्रामा पिकअप किया है, तो वो एक अलग ही लेवल पे गया है। जिस तरह के एडिट्स उसने इंस्पायर किए हैं, जिस तरह के फैन मोमेंट्स पे वो चल रहा है, जितना लोग उनमें इन्वेस्टेड हैं, वो आप पाकिस्तानी ड्रामों की ताकत देखें कि लोग कहते हैं कि जी ग्राफिक वायलेंस या ग्राफिक हम चीज़ें दिखाएंगे, इंटिमेसी दिखाएंगे तो ही चीज़ चलेगी। पाकिस्तानी ड्रामा यानी जंजीरें में, जिसमें अभी उनका एक ज़बरदस्ती का काइंड ऑफ निकाह हुआ है, तब से अवाम इतनी पागल है कि वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वो भी एक दादी माँ बैठ के बीच में वो अब्बी जान जो है वो उनका हाथ पकड़वा रही है, तो अवाम जो है वो हिचकोले खा रहे हैं उनके दिल। तो ये कमाल है पाकिस्तानी ड्रामों का कि वो कहानी के थ्रू किरदारों को आपसे कनेक्ट करते हैं और आपकी जो फरहत इश्तियाक ने जिस तरह वो कहानी तरतीब देती हैं, जिस तरह वो अपने किरदार बिल्ड करती हैं, तो इसका सेहरा उनको ज़रूर जाता है कि उन्होंने किस तरह हमेशा जब भी वो कहानी मालियाती ज़ौक़ है ना पाकिस्तानी ड्रामे, उसको वल्गर नहीं होने देते। ये बहुत ज़रूरी है, यही हमारी खूबसूरती है। आई थिंक जो कहानी की ट्रू एसेंस सामने आती है वो आती ही एक ऐसे एटमॉस्फेयर में कि जिसके अंदर आप बहुत आसपास की डेकोरेशन पे नहीं जाते, बल्कि आप कहानी के कोर पे रहते हैं। अब कहानी के कोर के बारे में अगर बात करें तो क्या रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो पेस है, जिस तरह से आपने फरीद इश्तियाक साहब की बात की, यहाँ पे अगर हम लोग कहानी के कोर पे गौर करें, आपको लगता है कि पेस मैटर करती थी? अगर इससे स्लो होती तो शायद इतनी इंटरेस्टिंग पेस ना रहती इस ड्रामे की।
नहीं, एक्चुअली पेस बेहतर हो सकती थी। कहानी में कुछ चीजें की स्पीड कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यार इसको थोड़ा आगे जल्दी बढ़ा देते, यहाँ पे हमें किरदार का ज्यादा कुछ दिखाया जाता, या कुछ डायलॉग ऐसे मोमेंट्स हमें ज्यादा अच्छे दिखाए जाते, तो वो आई थिंक कुछ बेहतरी हो सकती थी। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन की आपने बात की है कि और शुरू में भी आपने तारुफ में भी ये बात कही थी कि जो ट्राइबल कल्चर है हमारा, उसमें कहीं कहीं हमने हमेशा उनको डिमोनाइज किया है, कहीं कहीं ड्रामों में डिमोनाइज भी होता है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ एक बेटर वर्जन भी दिखाया। एहसन खान का जो कैरेक्टर था, शेरदिल था, उसको बड़ा अपराइट दिखाया, डूइंग द राइट थिंग, जो उनके लोग वहाँ काम करते हैं। सरबुलंद को भी ऐसा दिखाया कि वो एक अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रिप्रेजेंटेशन के हवाले से एक अच्छी पॉजिटिव चीज दिखाई गई है जंजीरें में। जी अच्छा माविश, एक चीज़ जो बड़ी मुझे अच्छी लगी है, आई एम श्योर यू एग्री विद मी, कि सज्जल का किरदार वो सिर्फ मासूमियत वाला नहीं है, उसके अंदर वो स्मार्टनेस भी मौजूद है कि अगर उसके साथ कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो शी नोज हाउ टू गिव इट बैक। सजल जो है वो एक एक्टर पार एक्सेलेंस है। आई थिंक मेरी फेवरेट एक्टर, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, तो सजल तो जब भी कोई किरदार करती है ना, तो वो उसमें वो लेयर और कॉम्प्लेक्सिटी तो वो ले ही आती हैं। लेकिन हमेशा ज़ाहिर स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होती जिसमें आपको एक अच्छे एक्टर को उसका कमाल या जौहर दिखाने का मौका मिले। लेकिन आई थिंक काफ़ी हद तक रबिया के किरदार में वो, जैसे आपने कहा ना कि वो इतनी एक मासूम सी भोली भाली सी डैमजल एंड डिस्ट्रेस नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि वो जवाब भी देना जानती है, वो मामले को हल भी करना जानती है, वो मसले का हल किसी तरीके से निकालना भी जानती है। पहाड़ी लड़की दिखाया है, उसको अपना ढाबा चलाती थी, अपना कैफे चलाती थी, उसने एक अपने हरासर को भी कन्फ्रंट किया है। तो रबिया के कैरेक्टर में बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं जो सजल बहुत अच्छे से अदा कर रही हैं, और आई थिंक दीज आर द हीरोइंस वी नीड टू सी ऑन टेलीविजन। वो घबराती हुई, शर्माती हुई और परेशान होती हुई खवातीन का एरा आई थिंक गुजर चुका है। अब आप एक बहुत जिंदा मिसाल है, मैं खुद जिंदा मिसाल हूँ, बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी दोस्त हैं, जिंदा मिसालें हैं इस बात की कि खवातीन जो है वो दे आर देयर ओन हीरोज एंड वी नीड टू अलाउ रोमांस टू एग्जिस्ट विद इन दीज बाउंड्रीज एज वेल। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम लोग जब सक्सेस देखते हैं ड्रामों की, हमारे पास कई ऐसे ड्रामे हैं पाकिस्तानी के जो वर्ल्ड ओवर बहुत एक फैन फॉलोइंग का ना, उनका एक समंदर था जो बन चुका हुआ था। तो फैन एडिट्स आप क्या सोचते हैं कि इज दिस द न्यू वे टू कैलिब्रेट कि कौन सा ड्रामा कितना फेम पकड़ रहा है? Absolutely, that's such a great point, because fans जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना, ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो। तो जो अगर फैंस ने जिस चीज़ को पकड़ लिया है, जिस चीज़ से वो फैंस जुड़ के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़, उनके एडिट्स पे ही इतने मिलियंस व्यूज़ होते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप लोग 1 बिलियन व्यूज़ यूट्यूब पे काउंट कर रहे हैं तो 1 बजिलियन व्यूज़ आप फैन एडिट्स के काउंट कर लें। मैं सीरियल लाइकिंग कर रही होती हूँ, मुझे हर एडिट देखने में इतना मज़ा आता है, और मैंने इस तरह का क्रेज़ आई थिंक हमसफ़र के टाइम पे देखा था। इस तरह का क्रेज़ मैंने देखा ही नहीं है किसी ड्रामे का, जितना कि मैडनेस जंजीरें की इस वक्त सोशल मीडिया पे आप खोलते हैं, आपकी पूरी फीड जंजीरें से भरी होती है। जो नहीं भी देख रहे होते वो भी देखने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई है क्या इस ड्रामे में, हमें भी देखना है, इतने लोग पागल हुए हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, जरा आ जाते हैं हम आपकी इज्जत की तरफ ना। ये आपकी इज्जत ने आकर जिस तरह से हमारे घरों के मसाइल जो अक्सर जिनके ऊपर बात नहीं की जाती, टैबू समझा जाता है, उसको आके जैसे थोड़ा सा झंझोड़ा है ना सबको, इसके ऊपर मतलब अभी आपकी क्या राय? अभी 10 एपिसोड्स हुई हैं और फिर बीना जो है वो 2 एपिसोड्स के लिए गायब भी रही थी, फिर उसकी वापसी का इंतज़ार था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आपकी इज्जत? आई थिंक कि आपकी इज्जत में जो सबसे ज़्यादा कमाल है वो नॉन लीनियर नैरेटिव का है, यानी कहानी एक सिम्त में नहीं आपको चलती दिखाई देती कि फिर वो पहले सुबह वो उठी, फिर उसने ये किया, फिर ये किया। बहुत सारी कहानी के अंदर बहुत सारी ऐसे कुछ खुफिया राज हैं, कुछ खुफिया कॉन्वर्जेशन हैं जो हमें अभी नहीं बताई हैं, और ये कमाल है उमैर अहमद का और सैफी हसन का, जिन्होंने हमें नहीं बताया। वरना कहानियों में अक्सर हम बच्चा, अच्छा फिर वो ये करती है, फिर वो ये करती है, फिर वो ये करती है, तो एक स्टेप बाय स्टेप करके हमें कहानी सुनाई जाती है। तो यहाँ उन्होंने दिखाया कि नहीं, कुछ कॉन्वर्जेशन ऐसी हुई थी, जैसे बीना का किरदार जो एक सब्जी वाले के साथ भाग गया है, तो वो सब्जी वाले के साथ उसकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि वो एक ट्रेन में मौजूद है, सब्जी वाला उसको मारने की कोशिश कर रहा है, या उसने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैं इस अमीर औरत के सारा जेवर ले लूंगा और मैं इसको मार दूंगा। और फिर हमें एहसन खान की जो भी कैरेक्टर है उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता जर्नी हमें दिख रही है। आई थिंक कि आपकी इज्जत की बेहतरीन बात ये कि वो इसलिए हम लोगों पे इतना तारी है क्योंकि ये वो कॉन्वर्जेशंस हैं, ये वो बातें हैं, ये छोटी छोटी जो मोमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तानी ड्रामाज एक्सेल करते हैं बाय द वे, जो हम सबके घरों में कहीं ना कहीं किसी की हमने बात सुनी है, किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, शादी को 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बाद जो मैरिज की जो एक डायनामिक्स होती हैं वो कुछ एक्सप्लोर करती हैं, और फिर कुछ जो फियर्स हैं उन पे उमैरा अहमद प्ले करती हैं। खातून का एक ये फियर है कि मैं 15 साल बाद अपनी जी
एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी यही है ना कि कोई बड़ी ट्रेजिडी ज़रूरी नहीं है इटसेल्फ। जब आप ज़िंदगी को गौर से देखते हैं, उसकी डिटेल्स में जाकर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो हमें छोटे छोटे मसाइल जो नज़र आएंगे हम उनसे परेशान भी होते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे मसाइल नहीं होते कि इसको हम ट्रेजिडी बनाकर पेश करें जो कि इटसेल्फ ट्रेजिडी बन जाती है। उसको जिस खूबसूरती से आपकी इज्जत में दिखाया गया है तो मुझे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जो हमें इन दोनों ड्रामों में नज़र आती हैं। एक तो ये है कि ऑल्दो जंजीरें जारी बात है सेंटर ऑफ फोकस है इस टाइम पे और अपने एंड की तरफ भी जा रहा है वो, और जिस तरह से उसको डील किया जा रहा है बहुत अमेजिंग तरीका है। बट वर्सेटैलिटी की बात करें तो आपकी इज्जत के अंदर भी हमें वर्सेटैलिटी बहुत कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, ये 2 टाइमलाइंस के अंदर जो ये ड्रामा चल रहा है ना, ये बड़े मज़े का है। और ये उमैरा अहमद के और भी ड्रामास के अंदर हमने देखा है। क्यों माविश? बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आपने ये बात की ना कि वर्सेटिलिटी है, तो आई थिंक एहसन खान हैज़ टू बी प्रेज्ड के उन्होंने अपने वो इतने बड़े हमारे हीरो हैं माशाल्लाह, इतने बड़े हमारे स्टार हैं, और वो जिस तरह के मतलब जो उनका लुक है वो एक बिल्कुल प्योर मेड फॉर हीरोइज्म वाला उनका लुक है। शेरदिल में हमने उनको देखा बड़े वो स्ट्रॉन्ग हीरो और बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे वो कितना ग्रे नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। सिमिलरली उर्वा हुसैन एज एन एक्ट्रेस, उन्होंने एक ऐसे रोल को एक्सेप्ट किया कि जो बड़े बड़े बच्चों की माँ है, तो एज अ हीरोइन उनका ये लेना एक्सेप्ट करना बहुत ज़बरदस्त बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आवर एक्टर्स कि वो इस तरह के रिस्क लेते हैं। और जो डुअलिटी ऑफ टाइमलाइन है वो कहानी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है हम सब के लिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कहानी खुलती है हमारे लिए। जी अच्छा, तो उर्वा और एहसन, सानिया सईद ने बहुत अच्छी जो है ना वो इस वक्त एक्टिंग करी है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। व्हाट डू यू थिंक किस तरफ जा सकता है एज अ ड्रामा क्रिटिक? आपको क्या लगता है आपकी इज्जत जो है इसके अंदर मजीद क्या अनफोल्ड हो सकता है आगे जाकर? क्या गेस करेंगे आप? आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ है ऐसा अनफोल्ड करने के लिए। अभी तो हमें पर्सनैलिटीज़ के बारे में आधी बातें पता चली हैं, और हर दफ़ा हर एपिसोड में हमें एक नया डिसीजन सामने नज़र आता है, विच इज़ अगेन ग्रेट स्टोरी टेलिंग, ग्रेट एग्जीक्यूशन, ग्रेट परफॉर्मेंसेज, जिसमें हमें एग्जीक्यूशन में ये नज़र आता है कि हर एपिसोड में किरदार के पास एक चॉइस आती है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टेलर स्टोरी टेलिंग, जिसको नेटफ्लिक्स कॉपी करता है। कॉपी क्या करता है, वो इस तरह कहानी बनाते हैं जो हमारे लिए इंगेजिंग होती है कि हर एपिसोड के एंड में आपके पास एक सवाल आता है कि अब ये किरदार क्या करेगा। और वो मैं तमाम ऑडियंसेस की तरह मैं भी गेस कर रही हूँ। हाँ, ये है कि कुछ मॉरल चॉइसेस हैं जो हम एज ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं, और उसके साथ हमारे लिए वो कैरेक्टर या रिडीमेबल होता है या रिडीमेबल नहीं होता। अब जो ये वाले कुछ चॉइसेस दोनों सब कैरेक्टर्स ने लिए हैं, और इससे एक और बात भी ये सामने आती है कि इन तमाम कैरेक्टर्स ने गलत चॉइसेस लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं। तो कहानी बेसिकली आपको ये बता रही है कि देखिए, जिंदगी में अगर आप एक के बाद एक गलत डिसीजन लेते जाएंगे ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने सानिया सईद की जो परफॉर्मेंस है उसको ब्रूटली फैंटास्टिक कहा, तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इतना मुतासिर किया परफॉर्मेंस में कि आपने ब्रूटली फैंटास्टिक जैसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कही? ब्रूटली फैंटास्टिक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक चीज़ होती है जब आप किसी कैरेक्टर को बहुत अच्छा कोई काम करते देखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत आसान है। मैं किसी लड़की को हीरो को दिखाऊं कि वो बर्निंग बिल्डिंग से बचा रहा है, सुपरमैन है, तो सुपरमैन को पसंद करना कोई कमाल की बात नहीं है, सब सुपरमैन को पसंद करते हैं। लेकिन एक ऐसा किरदार जो कि आपके माशरे की दोगलेपन को, आपके माशरे की गिरे हुए मयारात जो हमारे हैं ना, जिसमें हम कहते हैं कि सही चीज़ को चूज़ नहीं करता वो कैरेक्टर, सानिया सईद का कैरेक्टर हमेशा गलत डिसीजन लेता है, अपने बेटे की गलत बातों को सपोर्ट करता है, दोगलापन दिखाता है, मुनाफकत दिखाता है। उस मुनाफकत को सानिया सईद ने जितने कमाल और जितने मज़े से दिखाया ना, तो ये है हमारे ड्रामों का कमाल और ये हमारे एक्टर्स का कमाल, क्योंकि हम इन लोगों में वो लोग देखते हैं जो हमारे आसपास ब्रीथ करते हैं, हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। हमने आसपास वो मुनाफिक देखे हुए जो हमारे लिए तो बड़े सर पे दुपट्टा लेके बड़ी दुआएं करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान वाला काम करते हैं। तो ये सानिया सईद का कमाल है, इस किरदार का भी कमाल है। बड़ा 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 ज़रूरी है कि इस तरह के किरदारों के बारे में भी बात की जाए, एंड आई एम ग्लैड कि ये बात की जा रही है। और सानिया सईद एक और ड्रामा भी एक दूसरे चैनल के ड्रामा में आ रही है, उसके अंदर उनका किरदार बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये जो डुअलिटी मैं देख रही हूँ ना उनके किरदारों के अंदर, कि एट द सेम टाइम 2 ड्रामास जो है ना वो ऑन एयर है, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ वो दोनों ड्रामास में प्ले करी हैं। डेफिनेटली वो बताती हैं कि वाई शी इज़ सीनियर। और अगर वो एक मरतबा मुझे याद है मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं पैसे ज़्यादा लेती हूँ लेकिन ऐसा काम करके देती हूँ कि फिर जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर है ना, वो उस चीज़ को और ऑडियंस उसको याद रखता है।
उनका बनता भी है। थैंक यू सो मच माविश Thank you, हमें Mavish. ज्वाइन करने के लिए। ऑलवेज लवली टू ऑन द शो। और अगर आप भी चाहते हैं, अभी तक आपने इन दोनों ड्रामाज में, ऐसा हो नहीं सकता वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी को कि पता ना ना हो इन देखो, दोनों ड्रामाज के बारे में, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आज जंजीरे की 33rd एपिसोड जो है वो ऑन एयर होने जा रही है, आज और कल लगेगा। उसके बाद जुम्मा और हफ्ता आपकी इज्जत जो है वो होने जा रहा है ऑन एयर। तो लेट्स होप कि आगे जब ये ड्रामा खत्म होता है तब भी हम कोई सेगमेंट करेंगे और थोड़ा सा Exactly. मजीद I think रिफ्लेक्ट we करेंगे, should लर्निंग celebrate अंडरस्टैंड on it. करेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। आयशा और मैं आप तक लेके आते हैं पाकिस्तान की तमाम खबरें, जिनमें वो भी जो आपको परेशान करें और वो भी जो आपकी परेशानी दूर कर दें, वो दोनों शामिल होती हैं। और एनर्जी के बारे में हम क्रिटिकल तो बहुत हो जाते हैं जी, बिल्स ये वो, तवानाई के सेक्टर में प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन इसी शोबे के अंदर एक अहम और बहुत ही हौसला अफजा खबर भी है जो सामने आई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने सिंध के ज़िला सजावल में डॉल्फिन X1 कुआं है कि जिसके अंदर से तेल और गैस के ज़खायर किए हैं दरियाफ्त। अब ये यहाँ से जो बरामद होने वाली गैस है ये तकरीबन 3,850 मीटर की गहराई तक खुदाई के बाद इब्तदाई जांच में यौमिया तकरीबन 0.942 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट के मुताबिक ये गैस इतनी क्वांटिटी में है जो बाहर आएगी। साथ इसके है कंडेंसेट जो मौजूद था इस जगह पे। अब माहिरीन क्या कह रहे हैं, हमारी एनर्जी के सेक्टर कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म किस तरह से कर सकती है, और क्या हमारे बिल्स या हमारी पेट्रोलियम की कीमतें कम होंगी? वही ना, थैंक यू कहने के लिए। मैं ये कहने लगी थी कि इतनी बड़ी खबर है हमारे लिए, ये ना समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक MD हैं मोइन रज़ा साहब। ज़रा उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया मोइन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कितनी बड़ी खबर है और क्या हम तैयारी कर लें कि हमारे कुछ बिल्स वगैरह कम होना शुरू हो जाएंगे, या फिर पेट्रोल वगैरह कम कीमत पर हमें मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर नहीं, ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए हमें? शुक्रिया जी, बहुत बहुत। असल में पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस का जो बिज़नेस है ना, ये बड़ा सब्र आजमा काम है। इस पे आप समझ लें कि ये ब्लॉक जो 2009 में ग्रांट हुआ था, 17 साल हो गए इसके ऊपर। इसमें काफ़ी सारे वेल हुए जो कि सही, जिनका नतीजा नहीं निकला। अब ये वेल जो है बहुत साउथ ईस्ट में मार्शी लैंड में, स्वम्पी लैंड में, जिसके आगे रन ऑफ कच्छ का एरिया शुरू हो जाता है, फिर बलूचिस्तान इंडिया का बॉर्डर है बिल्कुल साथ इस वेल के। ये वेल ड्रिल किया था PPL ने, इसके ऊपर साइट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर सितंबर में। तो बड़ा एक्सपेंसिव काम था, तकरीबन 13-14 मिलियन डॉलर इसके ऊपर खर्च हुए थे साइट कंस्ट्रक्शन के, जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन था। और इसका टारगेट जो था वो लोअर गोलू सैंड था, जो कि तकरीबन 12 करोड़ साल पुरानी रॉक्स होते हैं लोअर क्रिटेशियस के, और ये प्रोड्यूस करते हैं बदीन में। और बदीन आपको पता है कि पिछले 50 साल से ज़्यादा के अरसे से प्रोड्यूस कर रहा है, और बहुत ही मैसिवली प्रोड्यूस करता रहा है ये पाकिस्तान में। तो तकरीबन वही मॉडल इसमें अप्लाई किया था। और इसमें हमने मैं जब PPL में था तो इसमें हमने ऑयल प्ले जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि ऑयल निकलेगा इसमें से, और ऑयल की मकदार भी कम, जो अच्छी खासी जो है जो इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट की थी वो 5 से 15 मिलियन बैरल्स की थी। और फिर इसके ऊपर काम शुरू हुआ। उस वक्त ये इकोनॉमिकल जो हम इकोनॉमिक्स इसकी कैलकुलेट की थी वो थोड़ा सा मुश्किल थी, क्योंकि इसकी साइट कंस्ट्रक्शन बहुत एक्सपेंसिव थी। अब इसमें लोअर क्रिटेशियस में, लोअर गोरू में तो ऑयल नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली। उससे नीचे जो चट्टान है जुरासिक की चिल्टन लाइमस्टोन, जो कि तकरीबन 17 करोड़ साल पुरानी है, उसमें गैस फ्लो की है। गैस की मकदार बहुत कम है, 1 मिलियन से भी कम है। थोड़ा सा कॉन्डेंसेट भी आया है, लेकिन जब एसिडाइजेशन की है तो फिर वो कॉन्डेंसेट भी नहीं आया। तो 1 मिलियन क्यूबिक फीट जो है वो बहुत छोटी मकदार है। और प्रेशर भी इसका 211 क्यूबिक PSI था, पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो कि बहुत लो होता है, जिसकी वजह से महसूस होता है कि टाइट रिजर्वायर है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इसने हाइड्रोकार्बन की गैस की इंडिकेशन जो है वो तो साबित करी है। अब इसमें क्योंकि ये 1 मिलियन की से कम की प्रोडक्शन है, तो इकोनॉमिकल तो ये नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट, सब कमर्शियल तो नहीं है ये। लेकिन इससे, और इसमें PPL को एक आइलैंड बिल्ड करना पड़ा था, क्योंकि ये एरिया जो है स्वाम्पी एरिया है, और इसके लिए ज़रूरी था कि एक आइलैंड क्रिएट किया जाए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन थी। लेकिन उस आइलैंड के क्रिएट करने का जो फ़ायदा है वो ये कि ये 1 टाइम कॉस्ट है,
और अभी इसमें इसको फर्दर इवैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे वेल ड्रिल करने पड़ेंगे, जो कि अगेन अनदर एक्सपेंसिव थिंग, तकरीबन 70 से 80 मिलियन डॉलर का खर्चा होगा इस पे मजीद इसकी इवैल्यूएशन के ऊपर। हम जब इसकी evaluation हो जाएगी एक्सप्लोरेशन के तब- अंदर मोइन साहब, ये जो एक्सप्लोरेशन की जा रही है और अब जैसे ऑयल की बात किया उसके तो फिर भी पता चल गया है, गैस का आप बता रहे हैं कि कम निकला और वो बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है, तो क्या हम इंडिपेंडेंट है इसकी एक्सप्लोरेशन के अंदर? और आपको हम अक्सर सुनते आए हैं, माजी के अंदर भी हमने सुना है कि वो पीटीआई के दौर में हमने सुना था समंदर के अंदर से जो गैस या तेल के ज़खायर जो हैं वो निकल गए हैं, हम तक कुछ पहुंचा तो है नहीं, तो इसके अंदर हम तक कुछ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? आपने कहा सब्र आजमा काम है ये, तो कितना कुछ सब्र करना पड़ेगा, हमारी जिंदगियों में हो जाएगा? मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अगर इसमें से तेल निकलता है ना, तो तेल, ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम्स है। ऑयल निकलता है तो आप ऑयल फौरी तौर पे ब्राउजर्स के थ्रू रिफाइनरी पहुंचा सकते हैं। गैस के साथ प्रॉब्लम ये होता है, गैस में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पड़ते हैं, सारी चीजें। तो गैस की जो प्रोडक्शन जब आती है ना डिस्कवरी के बाद, वो बहुत लंबा टाइम लगता है, 3 से 4 साल का टाइम लगता है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि ये गैस इतनी कम मिकदार में है, तो इसकी अप्रेजल करने के लिए, इसकी मिकदार का अंदाजा लगाने के लिए काफी टाइम लगेगा। तकरीबन समझ लें कि 3 से 4 साल का अरसा इसकी सिर्फ इवैल्यूएशन में लगेगा, और उसके बाद फिर फर्दर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स पे काम होगा कि क्या ये इकोनॉमिकली, कमर्शियली जो है ये गैस पाइपलाइन के जरिए SSGC के सुई सदर्न गैस के सिस्टम में पहुंचाई जा सकती है कि नहीं। गैस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर प्रोसेसिंग प्लांट या प्रोसेसिंग करने की इसको जरूरत पड़ेगी। तो ऑयल और गैस के अंदर ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मोइन साहब, पाकिस्तान के अंदर अब जैसे आप कह रहे हैं कि ड्रिलिंग अभी और चलेगी और एक प्रोजेक्ट जो कि है वो थोड़ा मुश्किल नौइयत का है, लेकिन उसको लेके आगे चल रहे हैं, सब्र आजमा प्रोजेक्ट है। अगले ज़खायर जो निकल के आएंगे उनकी डेवलपमेंट को अगर हम मद्देनज़र रखें, तो क्या हम लोग, जिस तरह आयशा ने पूछा, इंडिपेंडेंट हैं उन ज़खायर को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने में या नहीं? और अगर हेल्प चाहिए तो कितनी एक हेल्प है जो चाहिए होगी? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त गैस का जो शॉर्टफॉल है तकरीबन 2000 मिलियन क्यूबिक फिट का है। तो 2000 मिलियन क्यूबिक फिट में ये 1 मिलियन क्यूबिक फिट जो है इसमें से गैस जो निकली है वो तो इसमें फिगर बिल्कुल भी नहीं होती है। 1 मिलियन और कहाँ 2000 मिलियन। तो अगर ये 1 मिलियन फ्लो कर रही है और अगर इसकी हम अप्रेजल करते हैं और हमें बेहतर इसके नताइज मिलते हैं और मजीद अगर 4-5 साल वेल करते हैं इस एरिया के अंदर, और तो फिर कितना कोई इससे प्रोडक्शन आ सकती है, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन रियली इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना, कि वो ये कि जुरासिक लाइमस्टोन जो कि 17 करोड़ साल पुराना लाइमस्टोन है, पहले डिपॉजिट हुआ था, उसमें इस गैस की जो प्रेजेंस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर फर्दर साउथ में ऑफशोर में, शैलो वाटर ऑफशोर के अंदर भी ड्रिलिंग की जा सकती है, और इस पूरे एरिया को दोबारा से री एवेल्युएट करने की ज़रूरत है। तो अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो गैस के ज़खायर अगर बड़े निकलते हैं, इस वक्त तो नहीं महसूस होता कि ये कोई बड़ा ज़खीरा है, फीजिबल है, सस्टेनेबल है। तो हाँ, ये इस वक्त जो इस वक्त की जो प्रोडक्शन है और जिस वक्त का जो प्रेशर रेट्स हैं, ये तो हरगिज सस्टेनेबल नहीं लगता। ये अगर हम प्रोडक्शन इसकी मदर करते हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग, मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल जवाब दे रहा हूँ, तो ये 2211 PSI के ऊपर 1 मिलियन से कम की प्रोडक्शन जो है तकरीबन ये 5 से 6 महीने सस्टेन कर सकती है। लेकिन अगर हम इसकी इवैल्यूएशन करते हैं, अप्रेजल करते हैं, मजीद एरिया को इवैल्यूएट करते हैं, तो इम्कान है कि ज़्यादा बेहतर किस्म का रिजर्वायर हमें इसमें मिले और ज़्यादा बेहतर किस्म की प्रोडक्शन हमें इसमें से मिले। और इसकी फर्दर जो इम्प्लीकेशन है साउथ शैलो वाटर ऑफशोर के अंदर साउथ में, वो उसकी भी बड़ी अहमियत है। लेकिन ये अगेन मैंने कहा ना कि इसे गेम ऑफ पेशेंस, बहुत सब्र आजमा चीज़ है। तो आप इसको आज की बुनियाद पे कुछ भी नहीं कह सकते, इसके ऊपर मजीद 4-5 साल इसके ऊपर काम होगा तो अंदाजा होगा कि हम किधर स्टैंड करते हैं। तो इस वक्त की जो डिस्कवरी है ना, वो इस लिहाज से तो इनकरेजिंग है कि एक नए होराइजन में, एक नए रिजर्वायर में गैस की डिस्कवरी हुई है। लेकिन अगर ये ऑयल की डिस्कवरी होती, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी और जिसकी बुनियाद पे कि ये वेल ड्रिल हुआ था, वो तो नतीजा नहीं निकला वैसा।
लेकिन बहरहाल गैस की इंडिकेशन आई है और इसका मतलब ये है कि हम इस पर मजीद काम करेंगे। अगर ऑयल की डिस्कवरी होती तो हम कह सकते थे कि हम इसकी फौरी प्रोडक्शन शुरू करते हैं और साथ में अप्रेजल करते रहेंगे और इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत बहुत यानी कि समझ लें कि 1000 गुना बेहतर हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर से गैस निकली है तो इसका मतलब है इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तकरीबन 4 साल का पीरियड मैं इसमें एनवसिस करता हूं। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी देखने वाले हैं इतना ज़्यादा अभी आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत सा काम होना बाकी है, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं इसमें मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं। जी देखें, मैंने फिर वही अर्ज किया कि ये बहुत पेशेंस का काम होता है। इसमें हम ये बिल्कुल भी किसी भी प्रोडक्शन के ऊपर या किसी भी डिस्कवरी के ऊपर हम फौरी तौर पे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और इसकी एक्सटेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और हम साउथ ईस्ट के एरिया तक पहुँच गए। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर होप्स। But it doesn't mean that it's going to solve the energy problem. People of Pakistan, मोइन साहब, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आई एम श्योर आपके ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। वी आर हंग्री फॉर गुड न्यूज़ कि कहीं से गुड न्यूज़ आ जाए, तो जहाँ से भी थोड़ा सा भी पता चलता है ना कि वो यहाँ से आ सकती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। बट थैंक यू सो मच, आपने ना हमें ज़रा एक रियलिटी चेक दे दिया। थैंक यू सो मच मोइन साहब, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, बट थैंक यू सो मच, आपने मुख्तसर वक्त में हमें अब कर दिया कि स्टेटस क्या है राइट नाउ। मोइन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही वक्त जो है हमारे शो का हो चुका है ख़त्म, इस दुआ के साथ कि ये जो कुछ नए वसाइल, ये रिसोर्सेज अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और पाकिस्तान की ज़मीन से, पाकिस्तान की मिट्टी से निकल कर सामने आ रहे हैं, इसके समरात भी हम तक पहुँचे और हमारी ज़िंदगियाँ कुछ आसान हो। क्योंकि खुद मुख्तारी जो है ना वो सिर्फ इस चीज़ से नहीं होती है कि हाँ जी अलहदा मुल्क आप लेकर बैठ गए। खुद मुख्तारी तब भी आती है जब आप अपने वसाइल के अंदर भी खुद मुख्तार हों, अदरवाइज तो हम डिपेंडेंट ही रहेंगे अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए दूसरे मुल्कों के ऊपर और उससे हमारा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ता जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।